लेक्चर 115 रोमांस एंड डर। फिर सभी खाने को ट्रे में रखकर उसे ट्रैक को अपने रूम की तरफ ले जाने लगती है। जब वह रूम में आती है तो राघव कपड़े चेंज करके वहीं सोफे पर बैठा हुआ था। उसे ऐसे बैठे हुए देखकर वह खाने को कॉफी टेबल पर रख देती है। तो राघव अपनी आंखें खोलकर खाना खाने लगता है। राघव ऐसे ही खाना खा रहा था, तभी महक उसे ऐसे खाते हुए देखकर कुछ सोचकर एक गहरी सांस लेकर, क्या हम जैसलमेर जाने का कैंसिल नहीं कर सकते क्या? महक कैसे सवाल को सुनकर राघव जो खाना खा रहा था वो उसकी तरफ देखकर हैरानी से आंखों से ही इशारे में पूछता है, क्यों? बस ऐसे ही मुझे वहां पर जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकते जहां पर पूजा कर सके? कहते हुए वह बड़ी उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगती है। और वही रखो उसके ऐसे बातों को सुनकर पूरी तरह से हैरान हो चुका है। तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्यों ये पूछ रही हूँ। राघव वैसे ही खाना खाते हुए बिना महक की तरफ देखकर, नहीं जान, हम उसे कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि दादी चाहती हैं। और वैसे भी वह जगह बहुत खूबसूरत है। आखिर मेरे पापा का घर है वहां पर, और मुझे पता है वह जगह तुम्हें भी बहुत पसंद आएगी। माना थोड़ी डेंजर है, पर तुम टेंशन क्यों ले रही हूँ? तुम्हारा पति कोई कम डेंजरस है। कहते कहते वह उसे देखने लगता है तो महक बस अपना सर हिला देती है। वो कुछ सोचते हुए राघव से, दादी कह रही थी कि वहां पर तुम्हारी कोई दुश्मनी है, तो तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? अगर उन लोगों ने हमारे साथ कुछ किया तो तुम्हें क्या लगता है कोई भी प्रताप के शेरों को हाथ लगा सकता है? और जहां तक बात है दुश्मन की, तो सूर्या भाई किसकी है? तुम ही सोचा, जो शेख है सिर्फ 12 साल का था, मेरे दादाजी को इतनी धमकी दी थी उसने उसकी औकात दिखा दे। तुम जानती हो उसे पूरी तरह से उसने बर्बाद किया था। वह दुश्मनी से डरेगा? वैसे भी दुश्मनी होती रहती हैं, इससे हम डर कर तो नहीं रह सकते ना। आज नहीं तो कल हमें उनसे सामना तो करना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाकर बहुत तकलीफ हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए अपने दूसरे हाथों से उसके बालों को सहायता वह वॉशरूम की तरफ मुस्कुराते हुए जाने लगता है। वही उसकी बात सुनकर महक बस अपना सर हिला देती है और प्लेट को एक एक करके ट्रे में भरने लगती है। और वहां से वह किचन की तरफ जाने लगते हैं। वह जब किचन में जाती है तो उसके फायदा में जो उसने मोबाइल रखा था वह वाइब्रेट होने लगता है, जिससे वह गहरी सांस लेकर मोबाइल कॉल करने लगती है। सामने से राधिका परेशानी भरी आवाज में, क्या प्रताप फैमिली में जैसलमेर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया? नहीं माँ, उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि वह लोग जान ही वाले हैं, क्योंकि वहां पर मेरा ससुराल जो है और इस घर की कुलदेवी भी वहां पर है, तो दादी चाहते हैं कि वहां पर ही पूजा हो। मैं इस बारे में राघव से भी बात कर ली है, पर वह भी मान नहीं रहा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन तो राधिका एक गहरी सांस लेती है। वो उदासी भरी आवाज, मैंने उनसे बात कर ली थी, इन्होंने प्रलय भाईसा से बात कर ली थी। वह कह रहे हैं कि यह पूजा बहुत जरूरी है, और सबसे बड़ी बात ये दादी ने कहा है, तो कोई भी उनकी बातों को ना नहीं कहता है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। वह भी बहुत परेशान है, पर वह कह रहे हैं कि सूर्या है, इसके लिए वह ज्यादा परेशान नहीं हो रहे हैं। ये सुनते ही महक भी अपना सर हमें हिलाते हुए, राघव से भी मैंने यही बात की थी, उसने भी यही कहा था कि सूर्या के होते हुए कुछ नहीं हो सकता है। अब देखते हैं कि वह क्या करता है। वैसे तो भरोसा हो रहा है मुझे उसे, पर कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह कितने खतरनाक है ये हम लोग जानते हैं, और वहां पर अगर जाना है तो उनके ही हिसाब से चलना होगा। अगर उन लोगों को रोशनी के बारे में पता चला तो पता नहीं क्या होगा। राधिका इस पर महक को डांटे हुए, महक तुम ये क्या कह रही हो? कुछ होश आवाज में हो या नहीं, तुम अच्छे से जानती हो, तुम ये सोच भी कैसे सकती हूँ? वैसे भी इस बात को बहुत साल हो चुके हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो रोशनी को ढूंढ भी रहे होंगे। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते राधिका शांत हो जाती हैं,
पर राधिका की बात पर मैं कुछ नहीं कहती है। वह पर सर हिला देती हैं। कुछ देर बात करने के बाद वह रूम में आती है। जैसे ही वह रूम में आती हैं तो उसे बेड पर बैठा राघव मिलता है। वो उसे ऐसे बैठे हुए देखकर उसके पास आते हुए, क्या वह राघव तुम ऐसे क्यों बैठे हो, कुछ काम था मुझे से हम कहते कहते वह उसके पास आ जाती हैं। तो राघव उसके दोनों हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए, जान कहाँ थी तुम, मुझे लगा था कि मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए आना पड़ेगा। इतनी देर होती है क्या किचन में जाकर, पूरा आधा घंटा हो गया, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कहते कहते वह उदासी भरा चेहरा बनता है। तो महक उसके ऐसे उदासी भरे चेहरे को देखकर उसके गालों को सहलाते हुए, अच्छा जी माफ कर दो, वह क्या है ना मन से बात कर रही थी, इसकी वजह से थोड़ी सी देरी हो गई, अब बोलो क्या काम था। ये सुनते ही राघव के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आ जाती है। वह बिना देर किए महक को अपनी तरफ खींच लेता है। वो उसे बेड पर लेटकर खुद उसके ऊपर आ जाता है, जिसे रोशनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए, बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और आप मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ गई है, तो अपने मन में जो चल रहा है ना उसे बंद कर दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हुए वह उसे आंखें दिखाने लगती है, जैसे वह बोल रही हूँ कि मैं सच में तुम्हें छोड़ूंगी नहीं भी। और वही राघव उसके ऐसे चेहरे को देखकर अपने होठों पर शैतानी मुस्कुराहट ना कर उसे एक आंख मारते हुए, जान मुझे देखना है कि तुम कितनी ज़्यादा बुरी हो सकती हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम बुरा बन जाओ मेरे लिए, और इतना बुरा बन जाओ, इतना बुरा बन जाओ कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूँ। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वो उसे देखकर एक आंख मार देता है। वही उसकी बात को सुनकर महक अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती हैं। तो राघव बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगता है। राघव की बातों का मतलब जैसे ही महक समझती है, वो अपनी आंखें छोटी करके उसके कंधे पर अपने हाथों से मारते हुए, बेशर्म इंसान, थोड़ी तो शर्म करो, कितने ज्यादा बेशर्म बनोगे, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है। उद्धरण चिन्ह। शर्म संभालने को तुम हो ना, मैं तो बेशर्म ही सही, तुम्हें पता है रिश्ते में एक को बेशर्म बना ही पड़ता है। मेरी प्यारी सी जान तो बेशर्म बनेगी नहीं तो यह कोटा मुझे ही पूरा करना पड़ेगा। और वैसे भी तुमसे अगर शर्म आता रहूंगा तो बच्चे कैसे पैदा करूंगा। कहते हुए वह उसे आंख मारकर बड़ी ही मासूमियत भरे चेहरे से देखा नहीं लगता है, और वही उसके बेशर्म भरे बातों को सुनकर महक का चेहरा टमाटर की तरह लाल लाल होने लगता है। उसे देखकर सिर्फ देखते ही रह जाती है। तो राघव उसके होठों पर अपने होठों पर रख देता है, जिससे महक अपनी आंखें पहले तो बड़ी बड़ी कर लेती है, फिर वैसे ही अपनी आंखें बंद करके उसकी किस को एंजॉय करने लगती है। करीब 20 मिनट के बाद राघव कहीं महक को छोड़ देता है। इस समय महक गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से पसीने में भर चुका था। वह अपना सर ऊपर की ओर करती है, तो वैसे ही राघव उसके गर्दन में अपने होठों को ले जाता है। देखते ही देखते पूरे कमरे में कपड़े गिरे हुए देखते हैं। यहाँ तक कि उन दोनों की सांसों की आवाज़ और स्किन स्लैप की भी आवाज़ पूरे कमरे में सुनाई देती हैं। ये सिलसिला 2 घंटे तक शुरू हो जाता है। जब महक पूरी तरह से थक जाती है तो वह अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, और वही महक कैसे चेहरे को देखकर राघव खुद उससे अलग होकर वही पेट पर लेट जाता है। दोनों पसीने में लटपट थे, दोनों के ही चेहरे पर एक सुकून था, और वही महक ने तो थकान की वजह से अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। वो करीब 5 मिनट के बाद गहरी नींद में जा चुकी थी, और वही राघव उसे ऐसे देखकर मुस्कुराने लगता है। वो महक को अपने सीने से लगाकर उसके बालों को सहलाते हुए बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराहट लिए, जान बहुत सुकून मिलता है तुम्हें अपनी बाहों में देखकर। अब तो उसे तड़प को भी मैं शुक्रिया अदा कहूँगा कि उसने मुझे इतना ज़्यादा तड़पाया। सच में तड़पने के बाद जो सुकून मिलता है और राहत वाला है, पर इस सुकून के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ा, तब जाकर तुम मेरी बाहों में आ गई हो जान। पता है बहुत बुरे काम किया है मैंने, पर क्या करूं, करना भी तुम्हारी वजह से पड़ा। अगर उसे वक्त तुम मेरे साथ आ जाती तब मैं बुरा बिल्कुल भी नहीं बनता,
पर अब बुरा हूँ और रहूंगा। कहते रहते उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो वैसे ही महक को अपनी बाहों में भरकर गहरी नींद में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सूर्या स्टडी रूम से बाहर आ जाता है। इस समय उसके चेहरे पर ठंडा एक्सप्रेशन थे। तभी उसका मोबाइल फिर से बजने लगता है। वो कॉलर आईडी पर प्रलय का नाम देखकर कॉल अटेंड करता है। सामने से पहले अपनी शांत आवाज में, लगा ही था कि तुम सोए नहीं होंगे, कुछ बात करनी है, नीचे आ जाओ। सूर्या प्रलय की बात पर कुछ नहीं कहता और कॉल कट करके एक नज़र अपने बेडरूम के दरवाजे को देखा है। फिर सीढ़ियों से नीचे की ओर जाने लगता है। वो जब सेकंड फ्लोर पर आता है तो वहां पर उसे सोफे पर प्रलय मिलता है, जो सिगरेट की कश ले रहा था। उसे देखकर वह उसी के ही सामने वाले सोफे पर बैठ जाता है। प्रलय सूर्या की तरफ देखकर अपनी शांत आवाज में, तुम्हें तो सब कुछ पता ही होगा, तो क्या सोचा है, तुमने जाना है या नहीं? कहते कहते वह अपने हाथों में पड़ी हुई सिगरेट को वहीं टेबल पर रखकर सूर्या के जवाब का इंतजार करता है, जो शांति से उन्हें ही देख रहा था। 116 क्या लोगों को अपनी औकात दिखाना भूल गई हूँ। इस समय उसके चेहरे पर ठंडा एक्सप्रेशन थे। तभी उसका मोबाइल फिर से बजने लगता है। वो कॉलर आईडी पर प्रलय का नाम देखकर कॉल अटेंड करता है। सामने से पहले अपनी शांत आवाज में, लगा ही था कि तुम सोए नहीं होंगे, कुछ बात करनी है, नीचे आ जाओ। सूर्या प्रलय की बात पर कुछ नहीं कहता और कॉल कट करके एक नज़र अपने बेडरूम के दरवाजे को देखा है। फिर सीढ़ियों से नीचे की ओर जाने लगता है। वो जब सेकंड फ्लोर पर आता है तो वहां पर उसे सोफे पर प्रलय मिलता है, जो सिगरेट की कश ले रहा था। उसे देखकर वह उसी के ही सामने वाले सोफे पर बैठ जाता है। प्रलय सूर्या की तरफ देखकर अपनी शांत आवाज में, तुम्हें तो सब कुछ पता ही होगा, तो क्या सोचा है, तुमने जाना है या नहीं? कहते कहते वह अपने हाथों में पड़ी हुई सिगरेट को वहीं टेबल पर रखकर सूर्या के जवाब का इंतजार करता है, जो शांति से उन्हें ही देख रहा था। सूर्या अपनी शांत आवाज में अपना सर हिलाते हुए, आपको क्या लगता है, जाना चाहिए क्या नहीं? प्रलय गहरी सांस लेकर, अरुण का कॉल आया था। वह चाहता है कि हम जैसलमेर ना जाए। वह नहीं चाहता है कि रोशनी बेटा वहां पर जाए। मेंस इसका रीजन भी पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसे वहां पर रोशनी को नहीं भेजना है। आवाज से लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा परेशान है। उसने शादी भी वहां पर महक की नहीं करवाई थी। उसने कहा तक कि शादी वो यहीं पर करना चाहता है। और तुम तो जानते हो ना कि रोशनी को किसी ने किडनैप किया था। इस वजह से भी अरुण बहुत परेशान है। अगर वो वापस आ गया तो। कहते कहते प्रलय शांत हो जाता है। वही प्रलय की बात को सुनकर सूर्या अपना सर हिलाते हुए, बस आपको यही कहना था तो मैं कहूँगा कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए। कुछ पुराने कर्ज है हमारे वहाँ पर, उसको उतारने का भी वक्त आ गया है। आपको नहीं लगता कि वो कर्ज उतार दिया जाए या पूरी जिंदगी में डूबते रहने वाले हैं? कहते हो वह अपनी जगह से खड़ा हो जाता है तो प्रलय भी अपनी जगह से खड़ा होकर सूर्या की तरफ देखकर, जो करना है करो, पर याद रहे एक फैमिली है तुम्हारी और अब एक जिम्मेदारी भी है। मैं नहीं चाहता कि रोशनी के साथ कुछ भी गलत हो। वह पहले से ही बहुत मासूम है और इस बीच उसने ये सब देख लिया तो वह तुमसे नफरत करने लगेगी। तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारी माँ और रोशनी के बीच कोई फर्क नहीं है। वह दोनों ही बहुत मासूम है। ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ वह तुम्हारे साथ हो। कहते कहते बहुत शांत हो जाते हैं तो वही सूर्या अपनी गर्दन तिरछी करके, मैं सूर्या प्रताप हूँ पापा। मुझे अच्छे से पता है कब क्या करना है। दुश्मनी निभाना भी जानता है और दुश्मनी को जड़ से उखाड़ना भी जानता हूँ। वह भी अंधेरे में करना, क्योंकि मैं अंधेरे का राजा हूँ और मेरी फायरफ्लाई उजाला है। कहते हुए वो अपने होठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट लाकर वहां से चला जाता है। और वही उसके बाद को सुनकर प्रलय गहरी सांस लेता है। वह सूर्या को जाते हुए देख रहा था। वो पर देखते हुए अपनी आंखें बंद करके, सोचा नहीं था कि तुम्हारा बेटा कभी ऐसा भी बनेगा। इसके अंदर क्यों मेरे कोई गुण नजर नहीं आते मुझे?
बिल्कुल तुम्हारी तरह मैंने ना सुनने वाला और जिद्दी। चली तो गई पर अपने जैसी छवि छोड़कर गई, जो हर वक्त मुझे तुम्हारी याद दिलाता रहता है। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह अपनी आंख से हल कैसे खोल देते हैं। उनके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट आ जाती है। वह गहरी सांस लेकर पहले चारों तरफ देखते हैं, फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगते हुए जैसे ही वो कमरे में आते हैं तो सामने गायत्री उन्हें बेड पर सोई हुई नजर आती है, जिन्हें देखकर उनके पास चले जाते हैं। साइड में उनके लेटकर ब्लैंकेट को अच्छे से दोनों के ऊपर डालकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब सूर्या अपने कमरे में आता है तो उसे रोशनी बेड पर सोई हुई मिलती है, जो बच्चों की तरह तकिया को अपने सीने से लगा है, उसे कस के बाहों में भर के सो रही थी। उसे ऐसे देखकर सूर्या के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ जाते हैं। वो उसे तकिए को देखा है जैसे वह उसका जानी दुश्मन हो। वह तकनीक को धीरे से रोशनी से अलग करता है, पर रोशनी उसे तकिया को सीने से और भी कस के लगा लेती है, जिससे सूर्या की आंखें हर किसी छोटी हो जाती है। वह बिना देर किए पहले रोशनी के हाथों को अपने दोनों हाथों में पकड़ लेता है, फिर उस तकिए को अपने एक हाथ में पकड़कर बालकनी की तरफ फेंक देता है और फिर गहरी सांस लेकर रोशनी को देखा है, जो अपने हाथों को हवाओं में फैले हुए कुछ ढूंढने लगते हैं। तभी उसका हाथ सूर्या के गर्दन की तरफ चला जाता है। वह बिना देर किया उसकी गर्दन को पकड़कर अपनी तरफ कर लेती है, तो सूर्या सीधा रोशनी के ऊपर चला जाता है, पर इस वक्त उसने दोनों हाथ रोशनी के दोनों तरफ रखे हुए थे, जिससे उसका वजन रोशनी के ऊपर नहीं जाता है, पर रोशनी के गर्म गर्म सांसें सूर्या के चेहरे पर उसे महसूस होती है, जिससे वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आती है, जिससे वह जल्दी से छुपा लेता है, जो कुछ सोचकर ब्लैंकेट को ऊपर की ओर करके रोशनी के ऊपर आ जाता है। अपने सर को रोशनी के सीने पर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं रोशनी भी उसे तकिया समझकर कसके अपनी बाहों में भर देती है, इस बात से अनजान कि उसके सीने से तो कोई शैतान नहीं लगा हुआ है। वही सूर्या रोशनी के सीने से लगे अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है। वह वैसे ही रोशनी को देखने लगता है, जो सुकून के साथ बिना किसी परिवार के सो रही थी, उसे अपनी बाहों में भरकर, क्योंकि प्रवाह और सारी टेंशन को लेने के लिए सूर्या तो है। रोशनी को किस बात की परेशानी है, उसकी परेशानियों पर सॉल्यूशन को तो उसने अपने सीने से लगाया हुआ था। सूर्या तो यहाँ चैन से सो रहा था, पर किसी की नींद थी जो पूरी तरह से गायब सी हो चुकी थी। रावत पैलेस में चांदनी 8 बजे ही आ चुकी थी। सामने सूर्या की न्यूज़ को देख रही थी। इससे में उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वह शांति से सिर्फ सूर्या की न्यूज़ को देख रही थी। उन तस्वीरों को वह जूम कर रही थी। वह एक बार भी अपनी जगह से खड़ी नहीं हुई है और न ही अपनी नज़रें टीवी से हटाया हुआ है। वही वहां पर मौजूद जितने भी सर्वेंट हैं, वो सभी चांदनी से डरने लगे थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह चांदनी से कुछ पूछे। एक सर्वेंट ने बड़ी हिम्मत करके उसे खाने के बारे में पूछा था, पर चांदनी ने सिर्फ अपनी लाल आंखें उन्हें दिखाई थी, जिसे कोई भी सर्वेंट चांदनी के पास नहीं जा पा रहा था। वही चांदनी उन तस्वीरों को गौर से देख रही थी। तभी वहां पर आदित्य आ जाता है, जिसे एक सर्वेंट ने फ़ोन करके बुलाया था, क्योंकि चांदनी ना तो अपनी जगह से खड़ी हो रही थी और ना ही कुछ खा रही थी। उसे ऐसे देखकर हर कोई डर रहा था। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह चांदनी को कुछ बोले। वही आदित्य चांदनी को देखते हुए अपने मन में, आखिर इसे क्या हो गया है? सच में इसने तो मुझे पागल कर दिया है। खुद तो चैन से सोई नहीं है और मुझे भी सोने नहीं दे रही है। पता नहीं ये कब मरेगी, कौन सा नशा करती है क्या पता, जो इसके अंदर सूर्या प्रताप का भूत ही नहीं निकल रहा है। हर वक्त पागलों की तरह उसके बारे में सोचती है, उसके बारे में लिखती है, उसके बारे में ही हर एक चीज़ लेती हैं, जैसे ही वह तो इससे शादी करने वाला है। कब ये पागल समझेगी कि उसने शादी कर ली है?
अब वो तुम्हारे पास तो बिल्कुल नहीं आएगा, पर नहीं, इसे तो खुशी ही नहीं मिलती है। मन ही मन चांदनी को कोसने के बाद आदित्य एक गहरी सांस लेकर वहीं चांदी के पास आ जाता है। वह अपना सर झुकाकर बड़े अदब के साथ चांदनी के सामने खड़ा होकर, मैडम आप ठीक तो हैं? आदित्य की आवाज सुनकर चांदनी वैसे ही सामने देखते हुए, आदित्य एक बात नहीं समझ में आ रही है, मुझे पागल क्यों कहते हैं, क्या मैं सच में पागल हूँ? ये सुनकर आदित्य के तो पैरों तले जमीनी खसम जाती हैं। उसके चेहरे पर हल्की सी पसीने की बूंदें आ जाती है। उसे डर लग रहा था कि चांदनी आखिर ऐसा क्यों पूछ रही है। वो फिर भी अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लिए अपना सर ना में हिलाते हुए, नहीं मैडम, ऐसा आपको किसने कहा? आप ऐसा नहीं, आप तो बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन है। अच्छा, मैं बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन हो तो लोग मुझे धोखा देने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? लगता है लोगों ने मुझे काम आप लिया है। मैंने क्या सूर्या प्रताप को पाने के लिए सब कुछ भुला दिया? लोगों ने तो उसका फायदा उठा लिया, माना वह मुझे चाहिए, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपनी पावर भूल चुकी हूँ। क्या लोगों को अपनी औकात दिखाना भूल गई हूँ? कहते कहते चांदनी अपनी गर्दन तिरछी करके आदित्य को देखने लगती है, जिसके उसके चेहरे पर डर दिख रहा था। फिर भी वह अपने चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन ला रहा था। इस समय उसे सबसे ज्यादा तो डर चांदनी की आंखों को देखकर लग रहा, हाँ, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे चांदनी को उसे के बारे में सब कुछ पता है और यह सोचते हैं आदित्य की रूह तक कांप उठाने लगते हैं। वही आदित्य को ऐसे अपनी जगह पर स्टैचू की तरह खड़े होते हुए देखकर चांदनी एक के ऊपर दूसरा पर डाले उसे देखते हुए बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराकर, क्या हुआ आदित्य, तुम्हें इतना डर क्यों रहे हो? जैसे मैं तुम्हारी चोरी पकड़ ली हो। क्या तुम भी मुझे धोखा देते हो? सच में, या तुम्हें धोखा देने के लिए कोई मजबूर कर रहा है, या तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी देखकर तुम्हारे आंखों में अंधेरा आने लगा है? अंधे बन गए हो? बताओ, कुछ ऐसा तो नहीं है ना तुम्हारे साथ? अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और कल मिलते हैं रोशनी और सूर्या के साथ। 117, ये तो मिर्ची है, जिसके उसके चेहरे पर डर दिख रहा था, फिर भी वह अपने चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन ला रहा था। इस समय उसे सबसे ज्यादा तो डर चांदनी की आंखों को देखकर लग रहा, हाँ, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे चांदनी को उसे के बारे में सब कुछ पता है और यह सोचते हैं आदित्य की रूह तक कांप उठाने लगते हैं। वही आदित्य को ऐसे अपनी जगह पर स्टैचू की तरह खड़े होते हुए देखकर चांदनी एक के ऊपर दूसरा पर डाले उसे देखते हुए बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराकर, क्या हुआ आदित्य, तुम्हें इतना डर क्यों रहे हो? जैसे मैं तुम्हारी चोरी पकड़ ली हो। क्या तुम भी मुझे धोखा देते हो? सच में, या तुम्हें धोखा देने के लिए कोई मजबूर कर रहा है, या तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी देखकर तुम्हारे आंखों में अंधेरा आने लगा है? अंधे बन गए हो? बताओ, कुछ ऐसा तो नहीं है ना तुम्हारे साथ? कहते कहते वह अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगती है, पर वही उसकी बातों को सुनकर आदित्य को एक डर सा लगने लगता है। वह अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती मुस्कुराहट लाकर अपना सर ना में हिलाते हुए, बिल्कुल भी नहीं मैडम, मैं आपके साथ इतने सालों से हूँ, क्या आपको लगता है मैं आपको धोखा या कुछ कर सकता हूँ? गुड, सोचना भी मत आदित्य, चांदनी रावत जरूर सूर्या प्रताप को पाने के लिए पागल हैं, पर उसकी नज़र हर तरफ होती है और धोखा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नफरत है मुझे ऐसे लोगों से, और मैं नहीं चाहती कि उसे नफरत में कहीं तुम्हारा नंबर न आ जाए। और तुम अच्छे से जानते हो कि मेरे नफरत के शिकारी कैसे शिकार हो गए हैं। कहते हुए वो अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए अपनी जगह पर खड़ी होकर टीवी को देखकर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगती है। फिर वैसे ही टीवी को बंद करके आदित्य के सामने खड़ी होकर अपने दोनों हाथ पीछे बांधते हुए अपने चेहरे पर एक बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट लिए, उद्धरण चिन्ह, अब आ गए हो तो मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाओ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मुझे पता है कि तुम खाना बहुत अच्छी तरह से बनाते हो, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कहते हुए वह बस उसे देखकर मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगते हैं।
और वही उसकी बातों को सुनकर आदित्य के हाथों की मुट्ठियां बन जाती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह गहरी सांस लेकर किचन की तरफ चला जाता है। किचन की तरफ जैसे ही आता है वैसे उसे 2 फीमेल सर्वेंट नजर आती हैं। वह बिना उन पर ध्यान दिए खाने को बनाने लगता है और उन फीमेल सर्वेंट से जो खाने के लिए लगने वाली चीज थी वह मांगने लगता है, जिससे वह फीमेल सर्वेंट बस अपना सर हिलाकर खाने की चीज उसे देने लगती है। जब आधे घंटे बाद चांदनी नीचे डाइनिंग टेबल की तरफ आती है तो उसे सामने आदित्य मिलता है, जो खाने को डाइनिंग टेबल पर रखे जा रहा था। चांदनी अपनी चेयर पर बैठकर खाने को देखकर, वैसे काम तो तुमने सही किया है, परफेक्ट काम तुमने किया है। इंसान अगर औकात से बाहर जाए ना तो उसे औकात दिखानी पड़ती है आदित्य। कहते हुए वह अपनी एक आईब्रो ऊपर करके आदित्य को देखकर मुस्कुरा देती है। वही आदित्य चांदनी की बात का मतलब समझकर कुछ नहीं कहता है, तो वही चंद में आदित्य को बैठा देती है, जिससे आदित्य बैठ जाता है। तो चांदनी उसे देखकर, तुम्हें डिनर नहीं किया है, चलो तुम डिनर करो। ये सुनकर आदित्य अपना सर हिलाकर डिनर के लिए जैसे ही कुछ लेने वाला था, उससे पहले चांदनी उसे रोते हुए अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट लिए। बिल्कुल भी नहीं, ये वाला डिनर तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए तो स्पेशल डिनर मंगवाया जाएगा। अगर तुमने मुझे इतना अच्छा खाना जो बना कर दिया है, इसके बदले तुम्हें कुछ तो मिलना चाहिए कि नहीं। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वो फीमेल सर्वेंट की तरफ देखकर, मैंने कल तुम्हें कुछ रखने के लिए कहा था, वह रख दिया होगा तो उसे लेकर आओ। जिसके लिए ये खाना रखा गया है उसे तो वो खाना खाना चाहिए कि नहीं। फीमेल सर्वेंट एक पल के लिए तो हैरान हो जाती है और उसके चेहरे के रिएक्शन को देखकर आदित्य को बहुत अजीब सा लगता है। वह फीमेल सर्वेंट जैसे ही वहां पर जाती है, वैसे ही आदित्य बस चांदनी को देख रहा था जो बड़े आराम के साथ डिनर कर रही थी। उसे ऐसे देखकर उसे बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा था। तभी वह फीमेल सर्वेंट आदित्य के सामने 2 प्लेट आगे कर देती है। वही आदित्य उसे प्लेट को देखा है, जिस पर ढकी हुई प्लेट थी। जैसे ही वह प्लेट को उसे प्लेट से हटाता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वही जाने तिरछी मुस्कुराहट लिए आदित्य को देखने लगते हैं। आदित्य हैरानी के साथ चांदनी को देखकर, ये तो मिर्ची है। ये सुनकर चांदनी बड़ी ही मासूमियत अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए, नू आदित्य यह मिर्ची नहीं है, ये स्पेशल डिश है, वह भी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, चलो इस खाओ या मैं खिलाऊं तुम्हें। कहते कहते वह उसे देखने लगती है तो आदित्य पूरी तरह से कांपने लगता है, क्योंकि वहां पर हरी हरी मिर्च रखी हुई थी, वह भी बड़ी बड़ी दिखाने से ऐसा लग रहा जैसे वह बहुत ज्यादा तीखी हो। और वही उसे के ऐसे चेहरे को देखकर चांदनी मुस्कुराते हुए, चलो आदित्य जल्दी से इसे कंप्लीट करो, वह भी मेरे खाने से पहले। अगर मेरा खाना पूरा हो गया और तुम्हारा ये खाना कंप्लीट नहीं हुआ तो तुम्हें ये स्पेशल डिश फिर से खानी होगी, वह भी आधे घंटे तक बिना पानी के। ये सुनकर आदित्य डर की वजह से वो मिर्चियाँ खाने लगता है। एक ही मिर्ची में उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो वही वह जैसे ही पानी का गिलास अपने हाथों में लेने वाला था, उससे पहले ही चंदानी ने उसे गिलास को अपनी तरफ करके एक सर्वेंट की तरफ देखकर सारे पानी के गिलास उठाने को इशारा कर देती है। वह सर्वेंट चांदनी की बात मानकर सारे पानी के गिलास को उठा लेती हैं और चांदनी उसे गिलास में से पानी पीने लगते हैं। वही आदित्य समझ जाता है कि चांदनी उसे तब तक पानी नहीं देगी जब तक वह ये सारी मिर्चियाँ खत्म नहीं करेगा, जिसकी वजह से उसे ना चाहते हुए भी वो सारी मिर्चियाँ खाने लगते हैं। इस समय उसका चेहरा लाल लाल हो चुका था, वह बार बार तीखे के कारण अपना मुंह खोल रखा था और वही चांदनी बड़े आराम के साथ उसे देखकर खाना खा रही थी। वो उसे देखकर बड़ी अच्छी तरह से मुस्कुराते हुए, आदित्य गलती कर दी, मुझे धोखा देना की इस गलती की सजा तो तुम्हें मिलेगा ना, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो तुम्हारे साथ होता है क्या। भरोसा तोड़ा है मेरा, भरोसे की कीमत भी बहुत बड़ी होती है। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह पूरे खाने को कंप्लीट कर लेते हैं
जैसे ही वह अपना खाना कंप्लीट करके आदित्य को देखते हैं तो उसने सारी मिर्चियों को खा लिया था। ये देखकर वह अपनी सर्वेंट पर चिल्लाते हुए, तुम्हें दिख नहीं रहा है ये कितना ज्यादा पानी के लिए बेताब है? इस पानी देना तुम्हें नहीं आता है? समझ नहीं आता तुम लोगों में इंसानियत खत्म हो गई है क्या? पानी तो इसे मर जाएगा ये। तुम लोग अपना काम कब करना सीखोगे? लोगों को क्या लगेगा कि चांदनी रावत अपनी ही असिस्टेंट पर जुल्म करती है, उसे टॉर्चर करती है। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह अपनी आंखें छोटी छोटी करके उन सारे सर्वेंट की तरफ देखने लगते हैं जो पहले तो हैरान थे, दूसरे ही पल वह चांदनी की बात को मानकर आदित्य के सामने पानी का गिलास आगे करने लगते हैं। जैसे ही आदित्य के सामने वह पानी का गिलास आगे करते हैं, आदित्य बिना किसी पर ध्यान दिए पानी पीने लगता है। उसने लगभग 10 से भी ज्यादा पानी के गिलास खाली किए थे, फिर भी उसे तीखा महसूस हो रहा था। वो कुत्ते की जैसा अपनी जुबान को बाहर निकालकर उसे पर अपना हाथ फिराया जा रहा था, जिसे तीखापन कम हो जाए करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वह रोने लगता है तो चांदनी एक सर्वेंट की तरफ देखती है जिसने पहले से ही अपने हाथों में एक प्लेट लाई हुई थी। वह प्लेट चांदनी के हाथों में दे देती हैं तो चांदनी प्लेट को अपने हाथों में लेकर उसके ऊपर का ढक्कन खोलकर उसमें से चम्मच घूमने लगती है। जैसे ही वह आदित्य उसे प्लेट में देखा है तो उसकी आंखों में चमक आने लगती है, क्योंकि उसे प्लेट में खीर थी जो शायद बहुत ही ज्यादा मीठी बनी हुई थी। उसे खीर को देखकर उसकी मुंह से पानी आने लगता है। वह ऐसे देख रहा था जिसे उसने 7 जन्म तक इस खीर को खाया ही नहीं था, और उसके ऐसे चेहरे को देखकर चांदनी उसे खीर को आदित्य के सामने करके, तुम्हारा चेहरा और मुझे कुत्ते का चेहरा में फर्क ही नहीं आता है। आदित्य, ऐसे खाने को कोई देखता है क्या? वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इतनी ज्यादा खैर पसंद है, खा लो इसे। ये सुनकर आदित्य कुछ नहीं कहता और जैसे ही खीर का एक चम्मच अपनी मुंह में डालता है वैसे ही उसकी आंखों से लगातार आंसू आने लगते हैं। उसके हाथों से वह खीर का बोल नीचे गिर जाता है। वो बहुत ज्यादा तीखा था। वह अपनी जगह से खड़ा होकर पानी पीने लगता है तो चांदनी अपनी जगह से खड़ी होकर आदित्य के कंधे को पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ उसे मारते हुए, यह क्या हरकत है आदित्य? पूरी तरह से मेरे कपड़े गंदे कर दे तुमने। मैनर्स नाम की चीज है कि नहीं तुम्हारे अंदर? अगर तुम्हें खीर पसंद नहीं थी तो साइड में रख देते, मैं खा लेती, पर तुमने तो उसे खीर को तो नीचे फेंक दिया लगता है। तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है क्या जो तुम ऐसे बिहेवियर कर रहे हो? कहते हुए वह गुस्से में आदित्य को देखने लगती है तो आदित्य बस चांदनी को देख रहा था। इस समय उसके गाल में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, यहाँ तक उसके होठों से खून आ रहा था। तभी एक सर्वेंट उसके सामने गुड को आगे करके चली जाती है और चांदनी उसे देखकर, यही तुम्हारी औकात है, इसे ही खा लो, क्या पता तुम्हारा तीखापन कम हो जाए। अगर तुम्हारा ये तीखापन कम हो जाए तो बाहर जितनी भी फाइल रखी है वो मुझे कल तक कंप्लीट करके चाहिए। अनटाइटल्ड चैप्टर। यह क्या हरकत है आदित्य? पूरी तरह से मेरे कपड़े गंदे कर दे तुमने। मैनर्स नाम की चीज है कि नहीं तुम्हारे अंदर? अगर तुम्हें खीर पसंद नहीं थी तो साइड में रख देते, मैं खा लेती, पर तुमने तो उसे खीर को तो नीचे फेंक दिया लगता है। तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है क्या जो तुम ऐसे बिहेवियर कर रहे हो? कहते हुए वह गुस्से में आदित्य को देखने लगती है तो आदित्य बस चांदनी को देख रहा था। इस समय उसके गाल में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, यहाँ तक उसके होठों से खून आ रहा था। तभी एक सर्वेंट उसके सामने गुड को आगे करके चली जाती है और चांदनी उसे देखकर, यही तुम्हारी औकात है, इसे ही खा लो, क्या पता तुम्हारा तीखापन कम हो जाए। अगर तुम्हारा ये तीखापन कम हो जाए तो बाहर जितनी भी फाइल रखी है वो मुझे कल तक कंप्लीट करके चाहिए। कहते हुए वह वहां से चली जाती है तो वही आदित्य पूरी तरह से ब्लैक हो चुका था, क्योंकि पहली बार चांदनी ने उसके साथ ऐसा कुछ किया था जिससे आदित्य को बहुत ही ज्यादा तकलीफ और उससे कई गुना ज्यादा उसे पर गुस्सा आ रहा था। अगर वह अपने हाथों को बांधे हुए नहीं महसूस करता तो आज वह चांदनी का जरूर खून कर ही डाल देता।
पर वह फिलहाल तो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि वह जानता था अगर उसने कुछ भी गलती से भी गलती किया तो ये सारे सर्वेंट चांदनी को जाकर बता देंगे। इसी वजह से वह कुछ नहीं कहता और एक इनोसेंट और दर्द भरा चेहरा बना देता है, जिससे सभी को उस पर दया आए, और होता भी ऐसा ही है। सभी उसे ऐसे देख रहे थे जैसे सभी को ही उसे पर दया आ रही थी, पर कोई भी कुछ नहीं करता। वही आदित्य एक मासूम सा चेहरा बनाकर वहां से चला जाता है। जैसे चांदनी ने कहा था वैसे ही जब वो काम में बैठा है तो पहले अपने मोबाइल को निकालकर किसी को कॉल करता है। सामने से कॉल अटेंड होता है तो आदित्य गुस्से भरी आवाज में, आखिर कब तक इस बाला को मुझे संभालना होगा? तुझे पता है इसने मुझे अब मिर्च खिलाई है, और ऊपर से वह खीर इतनी तीखी थी ऐसा लग रहा था जैसे पूरा तीखापन उसमें डाल दिया हो, और ऊपर से उसकी बात ऐसा लग रहा है जैसे उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है। पर ऐसे कैसे हो सकता है? उसे मेरे बारे में कैसे पता हो सकता है? सामने से एक ठंडी आवाज आ जाती है, आदित्य चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उसके सामने एक लॉयल पर्सन की तरह रहना है। चांदनी हमेशा ही दिमागी मैरिज रही है, उसके दिमाग कब कैसे घूमता है कि उसे खुद भी नहीं पता चला। तुम कल देखा वह तुम्हारे साथ कैसे अच्छी तरह से बिहेवियर करेगी, ये तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा। याद रहे उसके बीमारी का फायदा उठाना है। कहते कहते वह शांत हो जाता है तो आदित्य गुस्से भरी आवाज में, और उसकी बीमारी का फायदा उठाने से पहले वह मुझे कहीं मर ना दे। आज मुझे सच में लगा कि वो बहुत ही ज्यादा अजीब हो चुकी है। सुबह से ही वह अजीब तरह से बातें करने लगी है, और ऊपर से वो कहीं गायब सी हो चुकी थी। आज मुझे अकेले ही पूरे रावत इंटरप्राइजेस को संभालना पड़ा था। तो तुम ही सोचो कि क्या वह सच में दिमाग की मैरिज है या कुछ और है। कहते कहते आदित्य की आवाज में गुस्सा था तो सामने वाला चिल्लाते हुए, आदित्य तुम्हें जितना कहा है उतना तुम्हें करना है। अगर गलती से भी तुमने अगर कोई भी गलती कर ली तो तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अपने गुस्से को कंट्रोल करो, और वैसे भी अगर वह तुम्हारे साथ कुछ कर रही है तो सहने में क्या तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? जब मारेंगे तब तुम अपना पूरा बदल उससे ले लेना, और अभी कुछ भी नहीं। कहते हुए वह कॉल कट कर देता है और वही आदित्य अपने मोबाइल को वही पिछले सीट पर फेंक पर अपने सर को दबाने लगता है। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह जैसे तैसे करके अपने गुस्से को कंट्रोल करके कार को फुल स्पीड में बढ़कर वहां से ले जाने लगता है। वही बालकनी में खड़ी चांदनी अपने हाथों में रेड वाइन का ग्लास लिए उसे गोल गोल घूम रही थी, और सामने जा रही आदित्य की कार को देखने लगती है। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आ रहे थे, यहाँ तक उसका चेहरा पूरी तरह से इमोशनल लेस हो चुका था। वो बस खाली आंखों से उसकी कार को जाते हुए देख रही थी, जिसे देखकर उसका चेहरा पूरी तरह से ठंड पड़ चुका था। करीब 1 घंटे तक ऐसे ही बालकनी में खड़े होने के बाद वो अंदर आ जाती है और बेड पर लेट जाती हैं। कुछ ही देर बाद उसे नींद आ जाती है और गहरी नींद में वह चली जाती है। वही सुबह का वक्त, रोशनी की जब आंखें खुलती है तो वह अपने ऊपर कुछ भारी भारी जैसा महसूस करने लगती है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। वह अपनी नींद भरी आंखों को मसलते हुए बड़ा सा मुंह बनाकर नीचे देखी है तो सूर्या बड़े आराम के साथ उसके सीने पर कर रखे बिना किसी फिक्र के सो रहा है। उसे देखकर पहले तो चीर जाती हैं, पर जैसे ऐसे वह उसके चेहरे को देती है तो उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है। वो उसे देखकर बस देखते ही रह जाती है, और एक गहरी सांस लेकर सूर्या के बाल जो उसके माथे को ढक रहे थे वो उनको ऊपर की ओर करके सूर्या का हैंडसम सा चेहरा देखती है। इस समय उसके बाल जरूर मेसी हो चुके थे, पर सोते वक्त वह बहुत ही प्यारा दिख रहा था, बिल्कुल किसी 5 साल का बच्चे की तरह जो बहुत ही ज्यादा नादान है, मासूम है। पर रोशनी पता था जब सूर्या अपनी आंखें खोलता है तो किसी शैतान को भी पीछे करने में 2 मिनट नहीं लग सकता। रोशनी सूर्य के चेहरे को देखते हुए मुंह बनाकर, सच में इस इंसान को ना सोते वक्त कोई भी देखे तो वो जरूर इसे पहचान में गलती करेगा।
देखो कैसे मासूम से बच्चे की तरह सो रहा है, जैसे इसे तो कुछ दुनिया की पता ही नहीं है, बिल्कुल एक मासूम और नादान बच्चा। पर कोई कह सकता है कि सोच शैतानों को भी अपने पीछे करने वाला यह बड़ा शैतान है। पागल कहीं का सोते वक्त कितना प्यारा लगता है, और ज्यादा खूबसूरत लगेगा। इतनी डरावनी आंखें और ऊपर से इसकी हरकतें, सच में बेशर्मी की भी कोई हद होती है। पर इस इंसान ने तो सारी हदों को ही पार करके रखा है। कहते कहते वह सोते हुए दुनिया से उसी की ही शिकायत करने लगती है। उसे पता ही नहीं था कि सूर्या कब से जाकर उसकी बातें सुन रहा है, क्योंकि सूर्या के होठों पर एक मुस्कुराहट थी जो रोशनी को देख नहीं रही थी, जैसे वह उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराए जा रहा था। जब रोशनी अपनी सारी मन की भड़ास को निकलती है, तब जाकर एक गहरी सांस लेते हैं और अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है। तभी वह महसूस करती है कि सूर्या ने अपना चेहरा उसके ऊपर से हटा दिया है, जिससे उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सूर्या को देखते हैं, जो नींद भरी आंखों से उसे देख रहा था। इस समय रोशनी तो उसे देखते ही रह जाती है, उसकी नींद भरी आंखें, उसका चेहरा, उसके मेसी बोल। बस कमी थी तो वह मुस्कुराहट की, तो सूर्या सबको पीछा हटा देता, और ऊपर से धूप की किरण उन दोनों के चेहरे पर आ रहे थे, जिससे रोशनी की नीली आंखें बहुत ही ज्यादा चमक रही थी। वही सूर्या रोशनी के ऊपर जाकर उसके सर से अपने सर को जोड़ते हुए अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे को छोड़कर, क्या बात है, मेरे नींद में होने का बहुत अच्छी तरह से फायदा उठाती हूँ। इतने अच्छे अच्छे शब्द, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हूँ। कहते हुए वह बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगता है। वही उसके बात को सुनकर रोशनी अपनी आंखें छोटी छोटी करके, मैंने क्या किया, मैंने जो सही है वही तो कहा, और वैसे भी आप हमेशा ही मुझे तंग करते हो। सूर्या ये सुनकर बड़ी मासूमियत से ना समझे, पर मैंने क्या किया फायरफ्लाई। सूर्या की ऐसे बातों को सुनकर रोशनी यूं बनाते हुए अपनी आंखें छोटी छोटी करके, कल रात आपने जो किया वह सच में अच्छा था, पता है। अभी तक मेरी कमर दुख रही है, और इतने सारे निशान, आपको पता है मुझे फ्रेशर पार्टी में जाना है, और ऐसे जाऊंगी क्या मैं, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, अब सच में बहुत बुरे हो। उद्धरण चिन्ह। पर तुमने भी तो इंतजार किया ना फायरफ्लाई, मैं अकेली थोड़ी कुछ एंजॉय किया, बोलो क्या तुम्हें सच में एंजॉय नहीं किया, बताओ क्या क्या किया। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते सूर्या शरारत मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगता है, तो वही उसकी बातों को सुनकर रोशनी का चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। वो उससे मुंह पर अपना हाथ रखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखते हुए, बेशर्म, आपको थोड़ी भी शर्म नहीं है क्या, सुबह सुबह उठकर ऐसी बातें कोई करता है क्या, कहते रहते हो मुंह बनाकर उसे गुस्से में घूमने लगती है। और वही सूर्या उसके हाथों को पकड़कर ऊपर की ओर करके उसकी चिन को पकड़कर उसकी आंखों में देख कर, अच्छा अगर मैंने कुछ बोला तो गलत है, पर तुमने जो मेरी सुबह सुबह इतनी अच्छी तारीफ की है वो सही है फायरफ्लाई। कहते कहते वह आई विंग करने लगता है, और वही उसकी बात सुनकर रोशनी कुछ नहीं कहती, वह बस शांति से उसे देखने लगती है। तो सूर्य बिना देर किए रोशनी के होठों पर अपने होठों को रख देता है, जिसे रोशनी बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। तो सूर्या उसके कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर उसके बालों को उसके कान के पीछे करके उन्हें सहलाने लगता है, और वैसे ही उसे किस करने लगता है। वो उसके लोअर लिप को सक और लिक करने लगता है, जिसे रोशनी अपनी आंखें बंद कर देती है जब वह अपना मुंह नहीं खोलता। तो सूर्या उसके लोअर लिप को बाइट कर देता है, जिसे रोशनी अपना मुंह खोलने लगती है, और वही सूर्या इसका फायदा लेकर उसके पूरे मुंह को सक करने लगता है। करीब 15 मिनट के बाद वह रोशनी को जैसे ही अलग करता है, वैसे ही रोशनी गहरी गहरी सांस लेने लगती है। 119 रोशनी को मिला ब्लैक कार्ड। कहते कहते वह आई विंग करने लगता है, और वही उसकी बात सुनकर रोशनी कुछ नहीं कहती, वह बस शांति से उसे देखने लगती है। तो सूर्य बिना देर किए रोशनी के होठों पर अपने होठों को रख देता है, जिसे रोशनी बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है।
तो सूर्या उसके कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर उसके बालों को उसके कान के पीछे करके उन्हें सहलाने लगता है और वैसे ही उसे किस करने लगता है। वो उसके लोअर लिप को सक और लिक करने लगता है, जिसे रोशनी अपनी आंखें बंद कर देती है जब वह अपना मुंह नहीं खोलता। तो सूर्या उसके लोअर लिप को बाइट कर देता है, जिसे रोशनी अपना मुंह खोलने लगती है, और वही सूर्या इसका फायदा लेकर उसके पूरे मुंह को सक करने लगता है। करीब 15 मिनट के बाद वह रोशनी को जैसे ही अलग करता है, वैसे ही रोशनी गहरी गहरी सांस लेने लगती है। वही सूर्य रोशनी के सीने के बीचों बीच अपने सर को रखे हुए गहरी गहरी सांस ले रहा था, जिसे रोशनी बस अपनी आंखें बंद करके सिर्फ गरम गरम सांसें सूर्या की महसूस कर रही थी। उसके पूरे पेट में उसे बटरफ्लाइज महसूस हो रही थी, जिससे उसे एक अजीब एहसास होने लगता है। तभी उसे कुछ याद आ जाता है, तो वह जल्दी से सूर्या के कंधे पर हाथ रखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके चिल्लाते हुए, आप मेरे ऊपर से हटिया जल्दी से, मुझे जल्दी से जल्दी फ्रेश होकर मयंक के साथ कपड़े लेने जाना है। उसने मुझे कहा है कि मुझे उसके साथ शॉपिंग के लिए जाना है। आपको पता है ना, फ्रेशर पार्टी है मेरी, और आप ना बिल्कुल भी नहीं कहेंगे क्योंकि आपने कहा था कि अगर वह अपनी गंदी वाली हरकतें की तो आप मुझे जाने के लिए देंगे, और मैं आपकी बात मानी, आप मुझे रोक नहीं सकते। कहते हुए वो उसकी आंखों में देखने लगते हैं, जो उसे ही अपनी आंखें छोटे छोटे करके देख रहा था। तो रोशनी बड़ी मासूमियत से बड़े प्यार भरे अंदाज में, आप मुझे ना कहेंगे, मैं तो आपकी सारी बात मानती हूँ ना, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? हमको पता है ना मैं कितनी ज़्यादा प्यारी हूँ, और आपके हर एक बात मानती हूँ। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते रोशनी छोटे बच्चों की तरह उसे मक्खन लगाने लगते हैं, और वही सूर्या उसकी हर एक बात को गोद से सुन रहा था। वह उसका मक्खन कम और उसको ब्लैकमेल ज़्यादा कर रही थी, वह भी इमोशनली, और यह सूर्या साफ साफ देख सकता था, उसे देखकर अपना सर हिलाते हुए। रॉन फायरफ्लाई, मैंने ये तो नहीं कहा था ना कि हमारी एक्सरसाइज के बाद मैं तुम्हें परमिशन दे दूंगा। वैसे भी यह मेरा हक है, और मैं मजबूर तो बिल्कुल भी नहीं किया था, तुमने खुद ही तो। कहते कहते वह अपने होठों पर शरारती मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगता है। तो रोशनी उसके मुंह पर हाथ रखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, आप कैसे बेशर्म की तरह बात कर सकते हैं? मतलब आप मेरा फायदा उठा रहे हो, ये तो बहुत बुरी बात है। आपने खुद कहा था, मैंने अपनी कानों से सुना था, और आप अपनी बातों से इतनी जल्दी मुकर रहे हैं। क्या सूर्या प्रताप अपनी बातों से मुकर सकता है? बोलिए। कहते कहते वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। वही उसकी बात को सुनकर सूर्या बस मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसकी हरकतें और उसके चेहरे के रिएक्शन को देखकर उसे बहुत जोरों से आलसी आ रही थी, और उसकी हंसी कंट्रोल में आ जाती है, क्योंकि वह रोशनी के सामने तो बिल्कुल भी हंसना नहीं चाहता था। रोशनी का चेहरा ऐसा हो चुका था जैसा अगर उसे अभी ना मिले तो वह इतना जोर से रोएगी, इतना जोर से रोएगी कि सूर्या के कान फाड़ कर ही रहेगी। और होता भी यही है, रोशनी की नीली आंखें भीगने लगती है, जिसे देखकर सूर्या एक गहरी सांस लेकर उसके बालों को सहलाते हुए उसके आंखों में आई हुई नमी को अपने होठों में भरते हुए अपना सर हिलाकर, पर एक ही शर्त पर फायरफ्लाई, अगर तुम्हारे उसे दोस्त के मुझे ज़्यादा नज़दीक दिखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हुए वह उससे दूर तो हो जाता है, और वही उसकी बात को सुनकर रोशनी अपना सर हिलाकर बड़ी मासूमियत से, पर हम दोनों बात तो कर सकते हैं ना, मैं ज़्यादा नज़दीक तो नहीं आऊँगी। मुझे पता है मैं शादीशुदा हूँ और मैं आपको धोखा तो बिल्कुल नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे पति। उद्धरण चिन्ह डॉट। कहते कहते वह रुक जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि वह अभी अभी बोलने के चक्कर में क्या बोल रही थी। वही सूर्या उसकी बात को सुनकर अपनी आंखें छोटी छोटी करके, क्या फायरफ्लाई क्या कह रही थी, ज़रा मुझे भी तो पता चले कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हूँ। ये सुनकर रोशनी इधर उधर देखते हुए अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, आप तो बहुत प्यारे हैं और इतने ज़्यादा हैंडसम है, तो मैं आपको कैसे धोखा दे सकती हूँ? मैं कोई पागल हूँ जो अपनी इतने हैंडसम पति को धोखा देने के बारे में सोच सकती हूँ?
कहते हुए वो अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर सूर्या बस अपना सर हिला देता है। वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है, जिसे रोशनी बस उसे देख रही थी। सूर्या बिना कुछ बोले उसे अपने गोद में उठाकर वॉशरूम के अंदर ले जाता है। उसकी बॉडी को अच्छे से क्लीन करके उसे बेड पर बैठा देता है और खुद क्लोजिंग रूम में जाकर कपड़े पहने चला जाता है। कपड़े पहनने के बाद वह जब बाहर आता है तो उसे रोशनी मिलती है, जो कपड़े पहनकर वही फोन में लगी हुई थी। ये देखकर वह गहरी सांस लेकर उसके पास आ जाता है, जिसे रोशनी को सूर्य के आने का एहसास होता है। तो वह अपना सर ऊपर करके सूर्या को देखते हैं, जो उसे ही देख रहा था, जिसे देखकर रोशनी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। तो सूर्या वैसे ही उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। तो रोशनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। सूर्या उसके बालों को उसके कान के पीछे करके शाम को मिलते हैं और कहते कहते वह अपने ब्लेजर से एक ब्लैक कार्ड निकालकर उसके हाथों में देते हुए 2315 जैसे चाहे वैसे शॉपिंग कर सकती हूँ। अगर जरूरत पड़े तो मुझे कॉल जरूर कर देना, कहते हुए उसके होठों पर अपने होठों को रखकर हल्के से किस करके उसके गालों को सहलाते हुए चला जाता है। वही उसको इतने प्यार भरे लोग के साथ देखकर रोशनी कभी उसे ब्लैक कार्ड को देखते हैं तो कभी सूर्या को जाते हुए वह अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके ओ माय समझ नहीं आ रहा है कि इस बीच बीच में होता है क्या। कभी कभी प्यार बनता है तो कभी इतना ज़्यादा डेंजरस बन जाता है कि इस देखकर ही मुझे डर लगता है। पर कुछ भी कहूँ, बहुत प्यार है। और यह ब्लैक कार्ड मैंने जिंदगी में सोचा नहीं था कि मुझे ये कभी मिलेगा। अब पता चला मेरा पति कितना ज़्यादा पैसे वाला है। पर मुझे क्या, मुझे तो उसके पैसे बचाने हैं, नहीं तो आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना। पैसा बचाओ रोशनी बेटा, नहीं तो अपने पति जैसी बनोगी। दे दिया कार्ड, बोला भी नहीं है कि इतने ही पैसे यूज करो बाकियों की पति की तरह, मेरा पति तो इसके लिए खास है। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह मुस्कुराने लगती है और फिर अपने सर पर मारकर जल्दी से वहां से निकल जाती हैं। जब वह नीचे आती है तो उसे सामने महक दिखती है। उसे देख भी कर वह उसके पास चली जाती है। महक भी उसे गले लगा लेती हैं और उसे ऐसे रेडी होते हुए देखकर, आज कहाँ जाने का प्लान है मैडम, कॉलेज नहीं है क्या? रोशनी इस पर अपना सर ना में हिलाते हुए, आज कॉलेज को छुट्टी है और शाम को फ्रेशर पार्टी है, तो वही मैं जा रही हूँ मयंक के साथ शॉपिंग करने। ये सुनकर महक उसका हाथ पकड़कर, तो फिर रूप में तुम्हें एटीएम कार्ड देती हूँ, मेरा पैसे तो। महक इसके आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही रोशनी उसका हाथ पकड़कर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे इन्होंने ब्लैक कार्ड दे दिया है, कहते हुए वह अपने वॉलेट से सूर्या ने दिए हुए ब्लैक कार्ड को महक के सामने कर देती है। तो महक अपना सर हिला देती हैं और उसके बालों को सहलाते हुए बड़े प्यार से, ठीक है, पर अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है बच्चा, और आराम के साथ जाना। कहते कहते वह उसके माथे को हल्का सा चूम लेती है। तो रोशनी बस अपना सर हिला देती हैं और वहां से उसे बाय बोलकर निकल जाती हैं। वही महक उसे जाते हुए देखकर अपना सर हिला देते हैं और एक गहरी सांस लेकर ऊपर कमरे की तरह बढ़ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रताप इंटरप्राइजेज में राघव अपने केबिन में बैठा कुछ फाइल्स को चेक कर रहा था। तभी उसका पास सौरभ वहां पर आ जाता है। वह जैसे ही उसके सामने आता है उसके चेहरे पर हल्का हल्का पसीना था, जैसे वह किसी चीज के लिए परेशान है। और वही राघव जो फाइल्स चेक कर रहा था, उसकी नज़र सौरभ पर चली जाती है। वह सौरभ को देखकर अपनी आंखें छोटे छोटे करके, अब तुम यहीं पर ऐसे ही खड़े रहने वाले हो कि कुछ कहने वाले हो? सौरभ ये सुनकर एक पल के लिए तो डर जाता है, फिर गहरी सांस लेकर उसके सामने एक पाउच आगे कर देता है। पाउच को देख भी कर राघव को कुछ समझ नहीं आता है। वह सौरभ को देखा है, जिसके चेहरे पर हल्का हल्का पसीना था, जिसे देखकर वह गहरी सांस लेता है और जैसे ही पाउच को खोलना है, उसमें से उसे कुछ तस्वीरें देखते हैं।
जिन्हें देखकर उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। वह गहरी सांस लेकर सभी तस्वीरों को बाहर निकलता है और एक एक देखने लगता है। जैसे जैसे वह तस्वीरों को देख रहा था, वैसे वैसे उसके चेहरे के पूरी तरह से एक्सप्रेशन बदल गए थे। हर बार उसके एक्सप्रेशन हर एक सेकंड ठंडे होते जा रहे थे, जैसे उन तस्वीरों को देखकर उसकी आंखों में अंगारे उलक रहे हैं। वो हर एक तस्वीर को गौर से देख रहा था। इसके चेहरे पर जरूर ठंडापन था, पर उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी। 120 ब्लैकमेलिंग और केक। वह सौरभ को देखा है, जिसके चेहरे पर हल्का हल्का पसीना था, जिसे देखकर वह गहरी सांस लेता है और जैसे ही पाउच को खोलना है, उसमें से उसे कुछ तस्वीरें देखते हैं, जिन्हें देखकर उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। वह गहरी सांस लेकर सभी तस्वीरों को बाहर निकलता है और एक एक देखने लगता है। जैसे जैसे वह तस्वीरों को देख रहा था, वैसे वैसे उसके चेहरे के पूरी तरह से एक्सप्रेशन बदल गए थे। हर बार उसके एक्सप्रेशन हर एक सेकंड ठंडे होते जा रहे थे, जैसे उन तस्वीरों को देखकर उसकी आंखों में अंगारे उलक रहे हैं। वो हर एक तस्वीर को गौर से देख रहा था। इसके चेहरे पर जरूर ठंडापन था, पर उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी। वो ना समझे में उसे देखने लगता है, तो राघव उसे देखकर अपनी ठंडी आवाज में, इन तस्वीरों को मेरे पास लाने से पहले तुम्हें इस तस्वीरों को भेजने वाली की इन्फॉर्मेशन मुझे देनी चाहिए थी। सौरभ, जाओ जल्दी से इन्फॉर्मेशन निकाले कि यह तस्वीर मुझे किसने दी है। किसके अंदर मौत का ख्वाब खत्म हो गया है, जो राघव प्रताप से वो उलझ रहा है। क्या उसे मौत का जरा भी डर नहीं है? कहते हुए वह हर एक तस्वीर को देखकर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, लगता है मेरे हर एक पागलपन में वह शामिल था। तो देखो, उसने वही तस्वीर निकाल है जिन लोगों को मैंने अपने पागलपन का शिकार बनाया था। कहते हुए वह गुस्से भरी आंखों से सौरभ की तरफ देखकर, अगर यह एक भी तस्वीर भाई के हाथ लग गई और भाई को पता चला कि मैं अपने पागलपन के सबूत छोड़े हैं, तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये भाई के पास जाने से पहले इसे खत्म करो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सौरभ जल्दी से अपना सर हिलाते हुए, मैं अभी इन सभी तस्वीरों को जला देता हूँ। सौरभ की बात पर राघव मुस्कुराते हुए, सौरभ सौरभ सौरभ, इन तस्वीरों को तुम जला दोगे, पर जिसने दी है उसके पास तो लाखों से भी ज्यादा तस्वीर होगी। क्या उसे तुम जला पाओगे? इन तस्वीरों को जलाना छोड़ो और जिसने ये किया है उसकी इन्फॉर्मेशन निकालो। कोई ऐसा है जो बर्बाद नहीं डराना चाहता है मुझे। देखो उसकी मांगे क्या आता है। ब्लैकमेल तो वह करेगा, अगर बर्बाद करना होता तो अब तक ये सारी तस्वीरें मीडिया में चली जाती। उद्धरण चिन्ह। राघव की बात को सुनकर सौरभ अपना सर हिलाकर वहां से जल्दी से चला जाता है। वही राघव हर एक तस्वीर को देख रहा था। तभी उसके केबिन में कोई आता है, जिससे राघव हर एक तस्वीर को जल्दी से छुपा लेता है। और तभी एक फीमेल एम्प्लॉय अपना सर झुकाए उसके सामने खड़ी हो जाती है। तो राघव उसे देखा है तो वो फीमेल एम्प्लॉय वैसे ही अपना सर झुकाए। बॉस, आपको बिग बॉस ने बुलाया है एजेंट। राघव इस पर अपना सर हिलाकर उसे जाने का इशारा कर देता है, जिससे वह फीमेल एम्प्लॉय अपना सर झुकाए वैसे ही वहां से चली जाती है। उसके जाते ही राघव है गहरी सांस लेकर उन तस्वीरों को देखा है, फिर अपनी गर्दन तिरछी करके उन तस्वीरों को एक कोने में छुपाकर वहां से चारों तरफ देखा है। फिर कुछ सोच करके भी इनको लॉक करके चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मंदार के अपार्टमेंट में मंदिर सुबह जो अपनी आंखें खोलता है तो अपने साइड में देखा है जहां पर तेजाब सो रहा है। ये देखकर वह हैरान हो जाता है। वो कल की बातों को याद करने लगता है तो उसके चेहरे पर एक निराशा आ जाती है, क्योंकि खाना बनाते हैं और खाना खाने में पूरे 12 बज चुके थे और इसके बाद तेजाब यहाँ पर रह गया। उसने ये कहा कि वह इतनी रात को अकेले बाहर नहीं जा सकता था, जिसके बाद मंदार को ना चाहते हुए भी तेजाब को अपने अपार्टमेंट में रखना पड़ता है। वो उसे देखकर अपनी आंखें छोटी करके कुछ सोचते हुए जल्दी से उससे दूर होते हुए उसके ऊपर पानी डाल देता है।
जिससे तेजाब नींद में ही एक जोरदार की मंदार को मार देता है, जिससे मंदार दर्द फर्श पर गिर जाता है। वही मंदार फर्श पर गिरते ही जोर से दर्द के मारे कहराने लगता है और उसकी कहरने की आवाज सुनकर तेजाब की आंख खुल जाती है। पहले तो पानी की वजह से वह पूरी तरह से इरिटेट हो चुका था, पर जैसे ही वह मंदार की आवाज सुनता है तो अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ हैरानी से देखने लगता है। तो मंदार चिल्लाते हुए, अगर देखना हो गया हो तो यहाँ पर आ जाओ, मेरी कमर बहुत ज्यादा दर्द कर रही है। कितनी जोर से मुझे तुमने की मारी है, पता नहीं क्या कहते हो, पूरी हालत खराब कर दी। ऑफिस कैसे जाऊंगा, मतलबी इंसान थोड़ी भी तुम्हें इंसानियत नहीं है। जिसने तुम्हें यहाँ पर रहने दिया, तुमने उसी को ही मारा। कितने ज्यादा मतलबी हो सकते हो तुम। कहते कहते वह दर्द के मारे अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। वही उसकी बात को सुनकर तेजाब हैरान हो जाता है। वह हैरान इसे खुद को देखा है और फिर मंदार को फिर बिना देर किए ज्यादा ध्यान न देकर पहले मंदार को बेड पर बैठा देता है और वह उसे देखकर अपनी आंखें छोटी छोटी करके, मेरे ऊपर पानी और तुम्हें किक कैसे मारी मैंने, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वह क्या वाओ, क्या कहूँ तुम्हें, अपनी मैंने डाला क्योंकि तुमने कहा था कि तुम 5 बजे से पहले यहाँ से निकलोगे। अभी घड़ी में देखो 8 बज चुके हैं। तुमने खुद को तो लेट खुद को कर डाला और ऊपर से मुझे कर डाला, और अब जब मैं तुम्हें उठाया तब तुमने मुझे की मार दी, वह भी ऐसे कि अब मैं ऑफिस जाने के लायक नहीं हूँ। पूरी कमर दर्द कर रही है मेरी, अब मैं ऑफिस कैसे जाऊँ, पूरा काम पेंडिंग है और अगर मैं गया नहीं तो बॉस मुझे छोड़ेंगे नहीं और ऊपर से उनके डांट जो अलग से मुझे सुनाई पड़ेगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। कहते कहते वह अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे देखने लगता है। तो तेज पर गहरी सांस लेकर पहले उसे बेड पर लेट देता है, जिससे मंदार उसे हैरानी से देखने लगता है। तो तेजाब बिना देर किया उसकी कमर पर बैठ जाता है, जिससे मंदार कुछ बोलते ही वाला था कि तेजाब अपनी ठंडी आवाज में, अगर एक और शब्द बोला ना तो जो होगा आगे उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। वैसे भी मैंने कल रात कुछ एक्सरसाइज की नहीं है, तो मॉर्निंग एक्सरसाइज बहुत अच्छी रहती है, मेरे लिए तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तेजाब की धमकी को सुनकर मंदार कुछ नहीं कहता है, वह शांत हो जाता है। वही उसको ऐसे शांत देखकर तेजाब के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह उसकी शर्ट को ऊपर कर देता है, जिससे मंदार अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसे तेजाब की उंगलियां अपनी कमर पर महसूस होती है, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह से लाल होने लगता है। उसे अजीब सा महसूस हो रहा था, उसकी दिल की धड़कन है बढ़ रही थी। उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल होता जा रहा था। उसे ऐसा मैसेज हो रहा था कि उसकी पूरी बॉडी बर्निंग कर रही है, जिससे वह अपनी आंखें कस के बंद कर देता है। वही सबसे अनजान तेजाब का ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ मंदार की कमर पर था, जहां पर उसने किक मारा हुई था, और वहां पर हल्का हल्का निशान आ चुका था, जिसे देखकर वह गहरी सांस लेता है। वह अपनी 2 उंगलियों को जगह पर रख देता है, जिससे मंदार दर्द से बिलखने लगता है। तो तेजाब अपनी आंखें छोटी छोटी करके, ऐसी लड़कियों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो, थोड़ा सा दर्द तुम्हें सह नहीं जाता है, इतनी नाजुक हो तुम, सो सेंसिटिव बेबी बॉय, नॉट बैड। तेजाब के मुंह से ये सुनकर मंदार को बहुत ज्यादा शर्म महसूस हो रही थी। वह कुछ नहीं कहता है, वह अपना सर नीचे झुका लेता है। वही उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर तेजाब के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह धीरे धीरे करके अपनी उंगलियों को चलने लगता है, जिससे मंदार को दर्द हो रहा था, पर उसे दर्द को वह तकिए को अपने मुंह पर रखकर अपनी आवाज को बाहर नहीं ला रहा था, और ये तेजाब अच्छी तरह से नोटिस कर रहा था। जब उसकी कमर को धीरे धीरे प्रेस करता है, तब मंदार को अच्छा लग रहा है। उसकी पूरी बॉडी में उसे गूज़बम्स फील होने लगते हैं। वही तेजाब उसकी कमर को पहले देखा है, फिर गहरी सांस लेकर उसे प्रेस कर देता है, जिससे मंदार की इस बार चीख नहीं रुकती है और वह जोर से चीखने लगता है। और वही उसकी आवाज सुनकर तेजाब अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। जब मंदार शांत होता है,
तब उसका चेहरा लाल हो जाता है क्योंकि उसने तो अपनी इज्जत खुद के ही हाथों से छल ली थी। उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वह ना चाहते हुए बीच चिल्लाना पड़ता है। और वही उसे ऐसे देखकर तेजाब आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह गहरी सांस लेकर उठना ही वाला था। उसके ऊपर से उसकी कमर देखकर उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह कुछ सोचते हैं। वह नीचे झुककर उसकी कमर को अपनी 2 उँगलियों से सहलाने लगता है, जिससे मंदार को लगता है कि शायद तेजाब कुछ कर रहा है। तो तुमसे अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसके दर्द को कम कर रहा है, पर उसे क्या पता था कि तेजाब कुछ और ही करने के मूड में है। वह कुछ बोलते ही वाला था कि तेजाब अपने होठों को उसके कमर पर रख देता है, जिससे मंदार अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है। अभी अभी जो उसने महसूस करके कि पूरी बॉडी वेट होने लगती है, वो फिर से तेजाब के ठंडा ठंडा होता अपनी कमर पर महसूस करता है, जिससे वह अपने सेंस में आकर उसे खुद से दूर करके अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रखकर तेजाब को अपनी आंखें छोटी छोटी करके देखने लगता है, जो उसे ही अपने इनोसेंट चेहरे के साथ देख रहा था। इस समय वह अपने बालों को सहला रहा था, जिससे वह बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। मंदार उसे देखकर एक पल के लिए तो देखा ही रह जाता है।